Hello students, I am Dipti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will deal with the topic of BSc Part 2nd, Thermodynamics 2nd, and in this series today we will study Carnot Theorem. कार्नोट प्रमेय का आज हम अध्ययन करेंगे। कार्नोट प्रमेय क्या है? स्रोत और सिंक के बराबर तापों पर कार्य करने वाले जो उत्क्रमणीय इंजन हैं उनकी दक्षता समान होती है, चाहे हम क्रियाकारी पदार्थ कोई भी लें। और इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हम दो रिवर्सिबल इंजन ले रहे हैं, ए और बी, जो कि स्रोत और सिंक के समान ताप T1 के मध्य कार्य करते हैं। और दोनों को हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि ए जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बी जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में कार्य करता है। और ये अरेंजमेंट हमने चित्र में दिखा सकते हैं। अब इसमें अगर ए की दक्षता नीटा ए है, बी की दक्षता अगर नीटा बी है और नीटा ए इज़ ग्रेटर देन नीटा बी है, तो इंजन ए जो है वो स्रोत T1 से Q2 ऊष्मा अवशोषित करता है और ऊष्मा के एक अंश को कार्य में परिवर्तित करके -Q2 - W ऊष्मा सिंक को दे देता है। और जो इंजन बी है वो विपरीत दिशा में कार्य करता है और ये रेफ्रिजरेटर के समान कार्य करता है, इसलिए ये सिंक से ऊष्मा अवशोषित करता है। कितनी ऊष्मा अवशोषित कर रहा है वो? Q2 - W, जो कि इसमें चित्र में दिखाया गया है। और उस पर -W' कार्य किया गया है। तो -Q2 जो ऊष्मा है वो स्रोत को विसर्जित की जा रही है। यहाँ पर A जो है अधिक दक्ष है, इसलिए W इज़ ग्रेटर देन W' होगा। अतः जो इंजन B है वो अवशोषित ऊष्मा के कम भाग में परिवर्तित करेगा। तो Q2 - W' इज़ ग्रेटर देन Q2 - W। और इसका अर्थ यह है कि जो इंजन A है जितनी ऊष्मा सिंक को विसर्जित करता है उतनी अधिक ऊष्मा इंजन B जो है वो सिंक से अवशोषित करता है। तो इस प्रकार हम जो दोनों इंजन हैं उनके युग्म को मिलाकर W - W' जो ऊष्मा है वो सिंक से अवशोषित करके संपूर्ण ऊष्मा को हम वर्क में चेंज कर सकते हैं। और यह ऊष्मागतिकी के सेकंड नियम के विरुद्ध है। ऐसा संभव होता तो हम जो भी ऊष्मा हम वायुमंडल से या समुद्र से अवशोषित करके लगातार कार्य में परिवर्तित कर सकते थे। और जबकि पूर्व में माना गया है कि नीटा ए इज़ ग्रेटर देन नीटा बी, जो कि सही नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि नीटा ए इज इक्वल टू नीटा बी, अर्थात समान तापों के मध्य कार्य करने वाले जो उत्क्रमणीय इंजन हैं उनकी दक्षता समान होती है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्नोट का रेफ्रिजरेटर क्या होता है। कार्नोट साइकिल जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और इस चक्र को इंजन के समान मानते हैं। पूर्व में बताया अनुसार यह जो है गर्म स्रोत T2 से Q2 ऊष्मा अवशोषित करता है और कुछ ऊष्मा कार्य में परिवर्तित करता है और बची हुई जो ऊष्मा है वो Q1 सिंक में स्थानांतरित कर देता है। तो अगर इंजन विपरीत दिशा में कार्य करता है तो कार्नोट साइकिल जो है विपरीत दिशा में विपरीत क्रम में करनी होंगी। तो इस प्रकार इंजन जो है वो विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो कार्नोट की जो प्रक्रियाएं हैं वो विपरीत क्रम में करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से हम इंजन जो ठंडे सिंक है T1 से Q1 ऊष्मा अवशोषित करेगा और इंजन पर बाह्य कार्य W करना होगा और यह गर्म स्रोत T2 को Q2 ऊष्मा अवशोषित करेगा, स्थानांतरित कर देगा और प्रतीप दिशा में यह इंजन रेफ्रिजरेटर के समान कार्य करेगा। तो जो ऊष्मा है वो ठंडे सिंक से लेकर गर्म स्रोत तक ट्रांसफ़र होती रहेगी, जो कि चित्र में दिखा सकते हैं। अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, जिसको कि हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन क्या है? इंजन पर किया गया कार्य अपॉन सिंक से अवशोषित ऊष्मा। तो इंजन पर किया गया कार्य अपॉन सिंक से अवशोषित ऊष्मा, जो कि हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन -W। और हमें पता है कि W इज इक्वल टू Q1 - Q2 होता है, तो -W इज इक्वल टू Q2 - Q1 होगा। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 - Q1 होगा, जैसा कि इक्वेशन में दिखाया गया है। और इससे हम अगर Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो Q1 अपॉन Q2 - Q1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 - T1। अतः जो एप्सिलॉन है वो होगा T1 अपॉन T2 - T1। तो सिंक का दाब घटता है तो कार्य गुणांक का मान तेजी से घटता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ताप का ऊष्मागतिक या केल्विन टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक और केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। हमें पता है कि जो तापक्रम है वो कार्यकारी पदार्थ और उसके गुणों पर निर्भर करता है और टेम्परेचर के बढ़ने पर जो है वो पारे में प्रसार होता है और प्लेटिनम के प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। लेकिन कार्नोट साइकिल में स्रोत और सिंक के समान तापों के बीच में दो नियम तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। ये हम अभी भी पढ़ चुके हैं। कार्यकारी पदार्थ इसमें चाहे हम कोई भी लें, तो समान ताप सीमाओं के बीच में जो चक्र हैं उसमें प्रचलित सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता जो है वो बराबर होती है। अब इसमें हम जो है माना कि
उच्च ताप θ2 पर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा Q2 है और निम्न ताप θ1 पर दी गई ऊष्मा की मात्रा Q1 है। यहाँ पर θ1 और θ2 जो है वो आर्बिट्री स्केल पर टेम्परेचर का मापन है। तो हम दक्षता निकाल सकते हैं नीटा इज इक्वल्स टू W/Q2। तो इज इक्वल्स टू W है Q1 + Q2/Q2, तो हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ θ1 θ2। यहाँ पर F जो है वो किसी आर्बिट्री माप पर निम्न और उच्च दाब का फलन है। हम लिख सकते हैं F θ1 θ2 - 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ θ1 θ2। यहाँ पर जो कैपिटल F है वो F के अलावा दूसरा फंक्शन है। अब कार्नोट इंजन जो कि टेम्परेचर θ1 θ2 और θ2 θ3 के बीच में अच्छी तरह कार्य करता है, तो इसके लिए हम हीट ट्रांसफ़र जो है क्रमशः Q1 Q2 Q3 है, तो हम लिख सकते हैं कि Q1/Q2 इज इक्वल्स टू F θ1 θ2 और इसी तरह से Q2/Q3 लिख सकते हैं F θ2 θ3 और Q1/Q3 लिख सकते हैं F θ1 θ3। और इनको हम इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास Q1/Q3 अपने आप आ जाएगा F θ1 θ2 इज इंटू F θ2 θ3। और इसका मतलब ये है कि जो F θ1 θ2 F θ2 θ3 जो है वो F θ1 θ3 के बराबर है। और θ2 दाईं ओर नहीं बल्कि बाईं ओर है। बाईं ओर θ2 को हटाने के लिए हम फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि F θ1 θ2 इज इक्वल्स टू 5θ1/5 θ2 और इसको हम लिख सकते हैं 5θ1 5θ2 और इसको हम 5θ2 5θ3 लिख सकते हैं। मतलब हमने θ2 से मल्टीप्लाई किया और 5θ2 से डिवाइड किया और हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो Q1/Q2 है वो 5θ1/θ2 के बराबर हो सकता है, या इसको हम लिख सकते हैं T1/T2 के बराबर। और कार्नोट इंजन की जो दक्षता है उसको लग सकते हैं नीटा इज इक्वल्स टू Q1 + Q2/Q2 T2 - T1/T2 या 1 - T1/T2। तो इस तरह से अगर T1 = 0 है तो किसी भी प्रक्रम की दक्षता 1 हो सकती है और जिस प्रक्रम की दक्षता 1 होती है वो पूर्णतया कार्य करने योग्य होता है। इस प्रकार नीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा और T1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। इसी तरह से परम तापक्रम का जो शून्य सिंक टेम्परेचर है जिसमें कोई ऊष्मा नहीं दी जाती, स्रोत से सभी ली गई ऊष्मा उत्क्रमणीय इंजन के द्वारा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित हो जाती है और शून्य को हम परम शून्य कहते हैं। और परम शून्य से जो नीचे का जो ऊष्मा से जो अधिक ऊष्मा का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है और परम शून्य से जो नीचे का मान होता है वो ऋणात्मक होता है और उसको हम कह सकते हैं संभव नहीं होता है। अतः अवशोषित ऊष्मा से अधिक ऊर्जा कार्य में परिवर्तित हो रही है, अतः ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के ये अनुरूप नहीं है। तो इस तरह से हम आदर्श गैस तापक्रम का शून्य और ऊष्मागतिकी मापक्रम शून्य समान है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक एंट्रोपी। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी क्या है? जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके अध्ययन के बाद हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें कि प्रक्रमों की कसौटी के रूप में उपयोग किया जा सके और ये जो फंक्शन है वो अवस्था फलन होना चाहिए और जिसका जो मान है वो तंत्र की अवस्था पर निर्भर करे, न कि तंत्र के पथ पर। और इस फंक्शन को हम एंट्रोपी कह सकते हैं और इस एंट्रोपी वाले फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो किसी भी तंत्र में उत्क्रमणीय प्रसार में अवशोषित ऊष्मा या परम ताप जिस पर ऊष्मा अवशोषित की गई हो उसका जो रेशो होता है उसे हम एंट्रोपी चेंज कहते हैं और इसको हम लिख सकते हैं ds इज इक्वल्स टू dq रिवर्सिबल अपॉन T। और यदि तंत्र निश्चित ताप T पर Q रिवर्सिबल ऊष्मा अवशोषित करके A अवस्था से B अवस्था में जाता है तो एंट्रोपी में एक परिमित चेंज होता है जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा S और इसको हम लिखेंगे SB - SA और इसको हम लिखेंगे Q रिवर्सिबल अपॉन T। तो ऊर्जा के समान एंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन होता है। ds और dE के समान ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है और ऊष्मागतिक चरांकों के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है। एंट्रोपी का जो मान है वो तंत्र में उपस्थित द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब यह है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और मात्रात्मक गुण है और इसकी जो यूनिट होती है वो कैलोरी पर डिग्री होती है या जूल पर डिग्री होती है। और एंट्रोपी की जो है इसको EU में भी व्यक्त कर सकते हैं और एंट्रोपी एक मात्रात्मक गुण है। तो एक मोल पदार्थ के लिए एंट्रोपी की जो इकाई है कैलोरी प्रति डिग्री प्रति मोल या जूल प्रति डिग्री प्रति मोल होती है और एंट्रोपी जो है वो मोलर एंट्रोपी कहलाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड एंड कार्नोट साइकिल एंड एंट्रोपी। थैंक यू वेरी मच।